दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आज़ाद है, आज़ाद ही रहेंगे। मेरा नाम आज़ाद है। मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सदगुरु शरण अवस्थी का चंद्रशेखर आज़ाद का जो संस्मरण है उसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले इस लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। सदगुरु शरण अवस्थी का जन्म ईस्वी सन 1901 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। सदगुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में बीएनएसडी कॉलेज के आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। तुलसी के चार पल तथा भ्रमित पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है। असाधारण प्रतिभा के धनी चंद्रशेखर आज़ाद शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी, इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती है। उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का संस्मरण। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं लेखक कि उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, क्योंकि अब वो नहीं है हमारे बीच, तो उनको स्वर्गवास हुआ है, ऐसा कहते हुए दिल को चोट या तो ठेस पहुंचती है। अचानक आज उनकी याद क्यों आ गई? वैसे भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। तो भूलना समय का विस्तार है और स्मृति का जो बोझ है उसका विश्राम स्थान है। शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि अगर शरीर पर घाव लगा है तो वह समय के सहारे वह सूख जाएगा या तो ठीक हो जाएगा, भर जाएगा। पर मन पर लगी हुई जो चोट है, हृदय पर लगा हुआ जो आघात है, वह ऐसे ठीक नहीं हो पाता। उसके लिए विस्मृति की आवश्यकता पड़ती है। विस्मृति के सहारे ही वह ठीक हो पाता है, भूलने से वह ठीक होता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। हम सब लोग बार बार फरियाद करते हैं कि हमें याद नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता। तो ये जो स्मृति की तीव्रता है, तीव्र याददाश्त कैसे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर उसका उत्तर है कि स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन, तरह तरह के जो शास्त्र है उसकी हम छानबीन करें, उसको खोजे, उसको ढूंढे, उनको पढ़े और पुस्तकों के स्वाध्याय से स्मृति की तीव्रता प्राप्त होती है। और विस्मृति का वरदान संतों के साथ, सज्जन व्यक्तियों के साथ हम सत्संग करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके ज्ञान का लाभ ले और इस तरह से। और दूसरा विराग के अनुष्ठान से, मतलब हमारे अंदर भी वैराग्य का भाव पैदा हो, तभी विस्मृति का वरदान प्राप्त हो सकता है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने गांव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोट की खाज हो जाए। और ये भी बात सही है कि ये विस्मृति स्वतः सिद्ध है, हम अपने आप भूल जाते हैं। अगर नहीं भूलते तो आज हमारा क्या हाल होता? हमारे जो दिल पर चोट लगती या तो घाव लगता, उसको हम प्रतिदिन कुरेदते रहते, उसको हम बार बार खरोचते रहते और इससे हमारा जो जीवन है वह कोट की खाज,
मतलब कि बिल्कुल परेशानी वाला, हैरान गति वाला हो जाएगा। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती चलती है। धुले हुए पाटव के भीतर से कुछ आकार झांककर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हो। तो यहाँ पर लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि क्षण आते हैं और चले जाते हैं, और उसके आवर्तन में, उसके चक्र में ये जो स्मृतियों की छाप है वह नई बनती जाती है, और जो पुरानी है, कुछ ज़रूरत विहीन जो यादें हैं वह धुलती चली जाती है। तो इनके बीच कुछ आकार, कुछ ऐसी बातें होती है, कभी कभी हमें हमारे दिमाग में आ जाती है, हमें याद आ जाया करती है। तो ये जो आकार है वह क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वह क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं। अच्छी बातें हैं, अच्छी घटनाएं हैं याद, या तो भूतकाल में कोई अच्छी बातें हुई है, अगर वो बातें याद आ जाती है तो वह सुखमय लगती है। और कुछ ऐसी दुखद घटनाएं होती है, जब वो याद आती है तो हमें बहुत परेशान कर देती है। वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि वे व्यक्ति या घटनाएं या परिस्थितियां धन्यवाद के पात्र है, जिनकी अमिट छाप हम चाहते हुए भी उसको नहीं भुला सकते। तो वह क्षणों का श्रृंगार है, और उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और विराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। हम लाख कोशिश करें फिर भी इन घटनाओं को, इन परिस्थितियों को, ऐसे व्यक्तियों को कतई भूल नहीं सकते। चंद्रशेखर एक ऐसी ही व्यक्ति, ऐसी ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे। उनकी स्मृति मन का पुण्य है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर की याद आ गई है लेखक को, तो वह ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति और ऐसी व्यक्ति है। वैसे तो उनको याद करना वह भी पुण्य का काम है। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद मेरे छोटे भाई के मित्र थे, लेकिन मुझे जब भी वे मिलते हैं तो एक बड़े भाई की तरह वो हमेशा ही मुझे सम्मान देते हैं, मान देते हैं। और कहीं भी, किसी के घर हो, सड़क पर हो, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी मिले, लेकिन हमेशा मैं उनसे बड़ा हूँ ऐसा भाव ही उन्होंने प्रकट किया है। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे, पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। उन्हें भय बिल्कुल न था। वे निश्चिंत थे कि जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। तो यहाँ पर वैसे तो क्रांतिकारी लोग बहुत कम बोलते हैं, और उनके मन में जो चल रहा होता है, या तो वे जो कुछ करना चाहते हैं, जिस घटना को वे अंजाम देना चाहते हैं, वह किसी को नहीं बताते। मतलब कि मंतव्य के भी बड़े गोप्य होते हैं। पर चंद्रशेखर आज़ाद
लेखक सदगुरु शरण अवस्थी कहते हैं कि उन्होंने मेरे बीच कभी दुराव नहीं रखा, कोई भेद नहीं रखा। वो मुझे अवश्य ऐसी बातें बताया दिया करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि वे इशारों से, अगर कोई बात ऐसी है तो वे ना बोल देते थे, या तो मैं इशारों में उनको समझा देता तो वो भी मान लेते थे। और यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि उन्हें डर बिल्कुल नहीं था, वे निश्चिंत थे। जब तक उनके हाथों में पिस्तौल और कटी पर लटकते हुए जो पिस्तौल या और कंधे पर पड़ी हुई जो कारतूस की पेटी है, उन पर उनका पूरा भरोसा था कि जब तक वह है वह किसी के हाथों जिंदा नहीं आ सकते। और दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने, हमने जहाँ भी उनको छिपा कर रखा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उस घर वाले को निश्चिंत रहने को कह दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर पुलिस रेड करती है या तो हमें पकड़ने के लिए आती है तो हम यहाँ से 4 घर दूर जाकर तमंचे बजाएंगे ताकि जो आश्रयदाता है उसे कोई नुकसान न हो। तो इतने भी वे, जिसने आश्रय दिया है उसका भी वो ध्यान रखते थे। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा, और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रयत्न मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। तो यहाँ पर बताते हैं कि महात्मा गांधी की जो अहिंसा की जो विचारधारा है उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं, यानी कि लेखक बताते हैं कि मैंने उनकी हिंसा पद्धति का विरोध किया, उसकी भी बुराई की, लेकिन हमारे दोनों के विचार पवित्र थे और इसीलिए पारस्परिक हमारा जो आदर है वह बढ़ता गया। हम अपने विचार में ईमानदार थे, विचार अलग अलग थे लेकिन विचार में ईमानदार थे। और कहते हैं कि मैं जो सोचता था वो तो सिर्फ मानसिक प्रयत्न था, लेकिन वे जो सोचते थे उसको अमल में लाते थे, मतलब कि क्रिया में परिवर्तित कर देते थे। तो व्यवहार पक्ष की, उनके जैसी जो व्यवहार पक्ष की जो शक्ति होनी चाहिए वह मुझ में नहीं थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उनके व्यक्तित्व में उतनी ताकत थी कि मैं न चाहते हुए भी उनका जो काम है वह कर देता था, और काम करने के बाद भी मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता था। क्रांतिकारियों के कई विस्फोटक कार्य और मेरे परिचय के अंतकाल में ही हुए। उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर प्रसंग टल जाया करता था। उनका शरीर शक्ति का पुंज था और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो उन्होंने विस्फोटक क्रांतिकारी जो कार्य किए वह मेरे और उनके परिचय के अंतकाल में ही हुए हैं। हम तो उन्हें ज़्यादातर पूछ नहीं सकते थे, लेकिन
कोई ऐसा कार्य होता और हम थोड़ा सा इशारा कर देते कि ये ठीक नहीं है, तो उस प्रसंग को वह टाल भी देते थे, उतना मान भी रखते थे। उनका जो शरीर है शक्ति का पुंज, पुंज यानी कि भंडार था, और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति, मतलब वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं थे, वह खुद पर ही निर्भर थे। उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था। स्फीत यानी कि श्वेत शिराओं। तो यहाँ पर स्फीत का मतलब घनी या बढ़ी हुई। शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह बह रहा था। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कि वो जो कार्य करते थे वह करके दिखाते थे, मतलब कार्य ही मुखर होता था, बोलना कम और काम ज़्यादा। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। कलंगीदार पंजाबी, पगड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वे वैसे ही खिलते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे में ढकने वाली धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है, और पूरे पंजाबी परिधान में भी। हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर क्रांतिकारी जो लोग होते हैं उनको छिपकर रहना पड़ता है, और इसीलिए तरह तरह के वे वेशभूषा पहनते रहते हैं। तो यहाँ पर वो जिस प्रदेश की वेशभूषा पहनते थे बिल्कुल वैसे ही लगते थे। मतलब पंजाबी हो या बंगाली हो या कोई भी गुजराती, कोई भी हो, जैसा वे वेश परिधान करते थे वैसे ही वह दिखाई देते थे। तो हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवती आकांक्षा थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी ही कार्य पद्धति समीचीन है। समीचीन मतलब योग्य है। तो वे कठोर स्वभाव वाले तो थे, हिंसा को बेधड़क अंजाम दे देते थे, लेकिन उनके भीतर का जो हृदय है, मन है, बिल्कुल मक्खन की तरह कोमल था। और उनकी वीरता में जो उग्रता थी, वैसे तो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक अपराध माना जाता, लेकिन उसका कारण भारत को स्वतंत्र करने की प्रबल इच्छा थी। उनके साहस में ध्वंस की सूचना थी, लेकिन उसका कारण क्या था? विदेशियों का अकड़। वो जो कार्य करते थे, वो जो घटना को अंजाम देते थे, और उसके कारण कोई हमारा भारतीय व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचता था, तो उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे।
पर सार्वजनिक कार्य पद्धति में वे क्या मानते थे? दया बताना मतलब कायरता का भाव प्रकट करना है, और क्षमा देना मतलब आपत्ति को भुलाना। तो उन्होंने मेरे जैसे उदार वृत्तियों वाले व्यक्तियों को भी परिणाम के द्वारा बता दिया था कि उनकी जो कार्य पद्धति है वही समीचीन योग्य है। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाकविलास समझते थे। मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचकता, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। तो ईश्वर, धर्म, पाप और पुण्य के विषय में उनके पास समय ही नहीं था, और ये जो बातें हैं उनको वे अवकाश यानी कि जो बैठे हुए लोग हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है उनका वाकविलास समझते थे। लेखक ये भी बताते हैं, मैं उनके बारे में और बहुत कुछ नहीं बता सकता इस विषय के बारे में, लेकिन फिर भी इतना तो निर्विवाद मैं कह सकता हूँ कि जिस मान्यता के कारण उनके मन में हिचकिचाहट पैदा हो, शैथिल्य मतलब ढीलापन आ जाए, कार्यभीरुता कार्य करने से डर पैदा हो, बुद्धिवाद या पलायनवाद को अवसर मिले, ऐसी कोई भी बात हो तो उसके वे बिल्कुल प्रतिकूल यानी कि विरोधी थे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेक कार थी, और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। तो पाप और पुण्य के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते वो क्या मानते थे, लेकिन यहाँ पर उनका जो जीवन था, जीवन की जो पवित्रता थी, उनकी सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक व्यक्तिगत उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। खुद उदाहरण के तौर पर वे इस तरह से पेश होते रहे, और कोई भी व्यक्ति उन पर ऐसा विश्वास ही नहीं कर सकता कि इतनी बेधड़क हत्या करने वाला व्यक्ति का हाथ स्पर्श करने में इतना कोमल और नागरिक हो सकता है। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब भी उनकी मनोहार मतलब मनोती मेरे सामने घूम रही है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हुई है, यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। उन्मूलित होना मतलब उखड़ जाना, उनके चले जाने के बाद ज्ञात मतलब समझना, जानकारी मिलना। राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करे। तो जो भी राजनीतिक लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उनकी सराहना यानी कि प्रशंसा करनी चाहिए, और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमाएं बनाकर उसकी अर्चना करनी चाहिए। इतिहासकार अपनी पुस्तक को उनकी प्रशंसा से सजावे और उनके महत्व का निर्णय करे। इतिहासकारों को क्या करना है? तो अपनी पुस्तकों में उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी बातें लिखनी है,
और इस तरह से लोगों के सामने उन्हें पेश करना है। साहित्यिक उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दे। जो भी साहित्यकार है उन पर उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखे या काव्य की रचना करे और ऐसा करके चंद्रशेखर आज़ाद को अमर बना दे। संपादक गण उन पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहावे। जो संपादक गण है उन पर क्या करे, अखबारों में लेख लिखे, टिप्पणियाँ लिखे और जो उनके साथी और सहकारी सभाओं में जो उनके साथी और सहायता देने वाले जो उनके मित्र थे वे सभाओं में भाषण दे और एकांत में जाकर आंसू बहाए। परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त ही क्या कर सकते हैं। लेखक कहते हैं परंतु जो मेरे जैसा व्यक्ति है वह तो उनका और मेरा दोनों का कर्म क्षेत्र बिल्कुल विपरीत था, अलग था। तो ऐसा व्यक्ति केवल धवल कागज पर, सफ़ेद कागज पर काली सतरें, वो जो काले अक्षर होते हैं उसको काली सतरें खींचने के अतिरिक्त अलावा क्या कर सकता है। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की पंक्तियां अर्पित है। तो ये जो मैंने लिखा है वह लिखवाने वाले भी वही है और उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उन्हीं को स्मृति के रूप में आज ये पंक्तियाँ अर्पित है। तो यहाँ पर सद्गुरु शरण अवस्थी चंद्रशेखर आज़ाद की जो निकट रह चुके हैं, उनके साथी भी रह चुके हैं और वे उनके जीवन के दरमियान उनके पास रहकर उन्होंने जो अनुभव किया है वो बातें यहाँ पर हमें बताते हैं। अब हम स्वाध्याय कार्य की चर्चा करेंगे और उसमें भी हेतुलक्षी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, हृदय की चोट किससे ठीक होती है? हृदय की चोट किससे ठीक होती है? तो हृदय की चोट, छोटे वाला ग, विस्मृति से ठीक होती है। दूसरा प्रश्न, चंद्रशेखर आज़ाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? चंद्रशेखर आज़ाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद लेखक को भैया कहकर, क वाला जवाब, भैया कहकर बुलाते थे। तीसरा प्रश्न, लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन को किसके समान बताया है? लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन को किसके समान बताया है? तो छोटा वाला ग, मक्खन सदृश कोमल, मक्खन सदृश कोमल। चौथा प्रश्न, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दया का दूसरा नाम कायरता था। पांचवा प्रश्न, लेखक के मतानुसार क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे? लेखक के मतानुसार क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे? तो लेखक के मतानुसार क्रांतिकारी लोग वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य। तो वचन के कृपण यानी कि कंजूस और मंतव्य जो विचार जानते हैं उसकी गोपनीयता रखते हैं। तो क वाला जवाब है। दूसरा, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, स्मृति की तीव्रता
कैसे प्राप्त होती है? तो तीव्र याददाश्त कैसे मिलती है? तो शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से तीव्र याददाश्त प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है? विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है। तीसरा प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे। जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों से पोषक थे। लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? लेखक ने उन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद पर उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखे और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना सकते हैं। तो उपन्यास, कहानियाँ और काव्य लिखकर उनको अमर बना सकते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? तो शरीर पर लगी हुई चोट दवा के सहारे कुछ ही समय या तो इलाज से कुछ ही समय में वह ठीक हो सकती है, लेकिन जो मन पर लगी हुई चोट है, हृदय पर लगा हुआ जो आघात है, वह ऐसे ठीक नहीं होता है। वह बहुत कष्टदायी होता है, जल्दी नहीं भरता। वह विस्मृति के सहारे ठीक हो पाता है। उन्हें भूलने में काफ़ी समय लगता है। दूसरा प्रश्न, लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे? लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे? तो जब चंद्रशेखर आजाद लेखक न चाहते हुए भी उनका जो काम चंद्रशेखर आजाद करवा लेते थे, और ऐसा काम करने के बाद भी लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे। तो उसमें इतनी ताकत थी कि वह कोई भी काम लेखक के पास से करवा सकते थे। चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है? चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है? तो चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि वो ऐसा मानते थे कि जिस मान्यता से उनके मन में हिचकिचाहट हो, शिथिलता पैदा हो, कार्य करने में डर का अनुभव हो, बुद्धिवाद या पलायनवाद का अवसर मिले, उस बातों के वे बिल्कुल विरोधी थे। चौथा प्रश्न, लेखक और आजाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? लेखक और आजाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? तो लेखक और आजाद दोनों, वैसे तो विचारधारा दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी, विरोधी थी, लेकिन दोनों ही अपने अपने विचारों में बिल्कुल
ईमानदार थे और इसीलिए उन दोनों के बीच आदर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। ये जो 5-6 वाक्यों वाले प्रश्न है आपको खुद तैयार करने हैं। आगे जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। विस्मृति के न रहने पर जीवन कोट की खाज हो जाएगा। विस्मृति मतलब याददाश्त। अगर जो हमारे साथ कोई खराब घटना घटती है और अगर हम उसको नहीं भूल सकते तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? कोट की खाज की तरह हो जाता है। मतलब कष्ट पर कष्ट आते हैं, दुख पर दुख आना ऐसा हो जाता है। कुछ घटनाएं जो हमारे मस्तिष्क पर ऐसी छा जाती है कि हम भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते और वह हमें चोट पहुंचाती है, ठेस पहुंचाती है, पीड़ा देती है। और ऐसी बातों को अगर इंसान न भूले तो उसका जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए कहा है कोट की खाज हो जाता है। भूलना एक महान गुण है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर सदगुरु शरण अवस्थी कहते हैं कि मनुष्य को कुदरत ने ऐसी ये भूलने वाली चीज़ दी है कि जिससे वो जो अपनी दुखद घटनाएं होती है वह कुछ ही समय में भूल जाता है। अगर वह नहीं भूलता तो वह बहुत दुखी रहता है, उसको पीड़ा पहुंचती है और इसीलिए ये कुदरत द्वारा दी हुई एक अमूल्य शक्ति है भूलना। विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि विरोधी, विरोधी शब्द दीजिए। स्वर्ग, स्वर्ग यानी कि नरक। विराग, विराग वैराग्य मतलब राग आसक्ति, दोनों का समानार्थी अर्थ हम पहले समझेंगे। विराग मतलब वैराग्य, राग मतलब आसक्ति। तो विराग यानी कि विरोधी होगा राग। स्मृति विरोधी विस्मृति। कृपण, कृपण यानी कि कंजूस, तो यहाँ पर कृपण यानी कि उदार। प्रतिकूल अनुकूल। उरुण ऋणी। समानार्थी शब्द लिखिए। अभिशाप, अभिशाप मतलब बद्दुआ। कटी यानी कि कमर। ध्वंस यानी कि विनाश। अपराध मतलब गुनाह। निरीह मतलब निर्दोष। उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों में क्या अंतर होता है? जो उपसर्ग होता है वह किसी शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वह किसी शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर पहले उपसर्ग की बात की है। विस्मृति, स्मृति शब्द मूल है, उसके आगे वि लगा है तो वि उपसर्ग है। अभिशाप, मूल शब्द शाप है, अभि उपसर्ग है। आघात, मूल शब्द घात है, आ उपसर्ग है। अमिट, मूल शब्द मीठ है और उपसर्ग अ है। प्रत्यय अलग कीजिए। प्रत्यय पीछे लगता है। राजनीतिक, राजनीतिक, राजनीति मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। कायरता, कायर मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। व्यक्तित्व, व्यक्ति मूल शब्द, त्व प्रत्यय। साहित्यिक, साहित्य मूल शब्द, इक प्रत्यय।
स्वर्गीय, स्वर्ग मूल शब्द और ईय प्रत्यय है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से ये जो स्वाध्याय कार्य है उसको समझ पाए होंगे। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। चिंगारी आज़ादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहाँ जन्नत हो यह बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है, जिंदा मेरे कफन में है।